सुप्रभात बच्चों। आज हम लोग आपके अभ्यास सागर में 7वीं कक्षा के अभ्यास सागर का दूसरा पाठ करने जा रहे हैं, नाटक में नाटक। और यहाँ आपका अभ्यास का टॉपिक दिया है बेटा, यानी व्याकरण वाला आपका टॉपिक दिया है। इसमें अनुस्वार और अनुनासिक। तो सबसे पहले तो हम लोग ये देखते हैं बेटा, अनुस्वार और अनुनासिक होते क्या है। अनुस्वार होता है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलती है, वहाँ होता है अनुस्वार यानी बिंदु। अनुस्वार होता है बिंदु, अनुनासिक होता है चंद्र बिंदु। तो यानी जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए हवा नाक से निकलती है, वहाँ अनुस्वार होता है। और जिन वर्णों का उच्चारण करते हुए हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है, वहाँ होता है अनुनासिक। अब हमारे जो पंचम वर्ण होते हैं वो अनुस्वार के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, जैसे क, ये मतलब क ख ग, ये जो हमारा होते हैं, यानी क वाली हमारी पहली लाइन है, उसके बाद हमारी च वाली लाइन आती है, उसके बाद हमारा ट वाला यानी लाइन मतलब उनका वर्ग, क वर्ग के ये च वर्ग के, ट वर्ग के, त वर्ग के, ये सारे के सारे क्या है, इनका जो अंतिम यानी पांचवा जो वर्ण होता है उसको पंचम वर्ण कहते हैं और उसको हम लोग अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता अनुस्वार और अनुनासिक। अब देखिए इसमें कुछ शब्द जो जिनको रेखांकित किया है, जैसे राकेश बार बार संगीतकार, जी का संवाद बोल रहा था। अब यहाँ हमारे आते हैं संगीतकार और संवाद। तो यहाँ हमारा जो संवाद हम लोग बोलते हैं, तो जो हवा है वो निकलती है नाक से। संगीत, वहाँ पर भी संगीत बोलते हुए हवा नाक से आती है। तो यहाँ पर क्या है हमारा अनुस्वार यानी बिंदु लगेगा, कंधे। ठीक है, यहाँ पर जो संगीतकार है और कंधे, तो कंधे पे क्या है न, यानी उसकी साउंड जो होगी वो हम लोग बोलते हैं, तो वो अनुस्वार यानी नाक से आवाज आती है, हवा जो है वो नाक से आती है। तो यहाँ पर अनुस्वार का। अब जैसे हंस, हंस में क्या है, हवा एक साथ मुंह और नाक दोनों से निकलती है। मान लो अगर इसी हंस की जगह हम लोग बिंदु लगाते हैं, अनुस्वार लगाते हैं, तो ये शब्द बनेगा हंस। तो एक साइड हुआ हंस और दूसरा हंस। तो यहाँ हो जाता है इन दोनों में अंतर कि हंस जो होता है उसकी आवाज़ जो होगी सिर्फ नाक से आएगी, और हंस शब्द है, हंस में वो हवा मुंह और नाक दोनों से एक साथ निकलती है। तो यहाँ पर आएगा हमारा अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। उसके बाद है राकेश दांत पीस रहा था, दांत जो शब्द है उस पर ये चंद्र बिंदु अनुनासिक। तभी तेजी से, यहाँ पर तेजी जो है ये बेटा हम लोग नुक्ता लगाते हैं, इसको कई बार आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अनुस्वार है। अनुस्वार जो होता है वो वर्ण के ऊपर होता है, यानी शिरोरेखा के ऊपर लगाया जाता है वो, और नुक्ता जो होता है वो फ ज, तो इनके नीचे लगाया जाता है। ठीक है, तो जो ज शब्द, जो ज वर्ण है उसको हम लोग अगर नुक्ता लगाएंगे तो वो ज वाली साउंड देगा। यानी जब हम लोग इंग्लिश का जो अल्फ़ाबेट होता है जे, वो साउंड देता है ज की, और जेड जो होता है वो साउंड देता है ज। तो यहाँ पर नुक्ते वाला जो होता है वो ज वाली साउंड होती है। उसके बाद आता है तभी तेजी से राकेश मंच पर पहुंच गए। तो मंच जो है उसमें भी क्या है अनुस्वार। संभाल, तो यहाँ पर अनुनासिक। अब ये जो शब्द हम लोगों ने वहाँ पर अंडरलाइन कर रखे थे यानी रेखांकित कर रखे थे, उनमें से हमें अनुस्वार और अनुनासिक यानी उन शब्दों को हमें यहाँ लगाना है, जो यहाँ पर दिए हुए, एक साइड अनुस्वार और दूसरा अनुनासिक का जो बनाया है। ठीक है, तो ये शब्द हम लोग वहाँ पर पढ़ चुके हैं, तो यहाँ हम लोग इनको अलग अलग करके लिखेंगे। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए शब्दों में अधिक उचित जो स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग करना है, यानी अनुस्वार चिन्ह यहाँ पर लगाना है। अब ये आप देखिए किसमें, प्रशंसा, संवाद, व्यंजन, स्वयं, जंगल और आनंद, इसमें हम लोगों ने अनुस्वार ये लगा रखा है यानी बिंदु लगा रखा है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने नीचे दिए गए शब्द, इन पे शब्दों पर उचित स्थान पर आपको अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु लगाना है। अब वो भी आप लोगों को सबको दिख रहा है कि कहाँ कहाँ हम लोगों ने चंद्र बिंदु लगाया है, जैसे पहुँचाते हूँ के ऊपर,
ठीक है, बंधवाने, कांपना, हंसी, धुआं, महंगा, ये सारे के सारे हम लोगों ने यहाँ पर चंद्र बिंदु लगाए हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन भी आप लोग कर लोगे बेटा, इसमें अनुस्वार और वो अनुनासिक ही लगाना है। मेन हमारा क्वेश्चन आता है फिफ्थ में, जैसे ये हमारे पांचों के पांचों दे रखे हैं पंचम वर्ण। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारा क वर्ग होता है, उसके बाद च वर्ग होता है, ट वर्ग होता है, त वर्ग होता है और प वर्ग होता है। तो इसमें हमारे क्या है, एक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं और जो 5वां वर्ण होता है उसको हम लोग पंचम वर्ण कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे क वर्ग, च वर्ग, अब च वर्ग है तो उसमें हम लोग च, छ, ज, झ, य, तो हमारा ये जो य है वो हमारा क्या होगा, पंचम वर्ण होगा। अब यहाँ देखिए आप लोग, अब ये जो इसमें दे रखे ये हमारे पांचों के पांचों क्या है, पंचम वर्ण है। यानी ये सारे के सारे हमारी क वाली लाइन का ये वाला वर्ण है, ये हमारा च लाइन का 5वां वर्ण है, ये हमारा ट लाइन का 5वां वर्ण है, ये हमारा त का नीचे तक, और ये हमारा प वर्ग। ठीक है, ये सारे के सारे हम लोगों के वर्ग हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो इनका सबका क्या है, ये वाले पंचम वर्ण है उनके, यानी उनका 5वां अक्षर ये दे रखा है। और 5वां जो वर्ण होता है यानी पंचम वर्ण होता है, उसको हम लोग बिंदु के स्थान पर प्रयोग करेंगे। अब हम लोगों के इसके लिए कुछ नियम दे रखे हैं, उन पंचम वर्णों को हम लोग कहाँ कहाँ बिंदु के रूप में उसको प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि हर जगह वो बिंदु के रूप में प्रयोग नहीं किए जा सकते। तो इसलिए हम लोगों को ये देखना है कि कहाँ कहाँ वो यूज हो सकता है, यानी उसको बिंदु हम लोग बना सकते हैं। अब पहले वाले नियम में देखिए, यदि किसी पंचम वर्ण के बाद उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण आए तो उस वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग होता है। ठीक है, किया जाता है। अब यहाँ पर देखिए कि पंचम वर्ण के बाद, अब ये देखिए हम लोग एक बार करके देखते हैं इसको। यहाँ हमारा है, अब पंचम वर्ण के बाद जैसे मान लो हम लोगों ने शब्द लिया यहाँ बंदर। ठीक है, सॉरी, हम लोग ना पहले एक बार, ये हमारा हो जाता है बंदर। उसके बाद हम लोग एक और लेते हैं पंप। ठीक है, ये हमने दोनों के दोनों एक शब्द वो लिए शब्द। अब इसमें से बोला गया है कि ये वाला जो हमारा होता है ये पंचम वर्ण है। ठीक है, यहाँ म और यहाँ न। अब जो पहला हमारा यानी ख वाले में हमारा नियम क्या दे रखा है कि यदि किसी पंचम वर्ण के बाद, अब पंचम वर्ण क्या है, ये न, उसके बाद हमारा क्या आया है, द। ठीक है, उसके बाद पंचम वर्ण के बाद उसी के वर्ग का कोई अन्य वर्ण आया, तो यहाँ हमें देखना है कि न के बाद अगर द आया है तो क्या ये उसी वर्ग का है। तो हम लोग ये देखते हैं त वर्ग में, देखते हैं हम लोग त, पहला वर्ण कौन सा है, त, थ, द, ध और न। ठीक है, ये हमारे हैं, ये हमारा त वर्ग वो है, पूरी त की लाइन त वर्ग। तो इसका हमारा 5वां वर्ण है न, और न के बाद उसी की लाइन का, उसी के वर्ग का द वर्ण आया है, तो इसलिए यहाँ पर अनुस्वार का प्रयोग हो सकता है। यानी ये जो न है इसके बाद अगर द वर्ग वो वर्ण आया है तो हम लोग इस न को बिंदु बना सकते हैं। अब बंदर को हम लोग ऐसे जो दे रखा है ऐसे भी लिख सकते हैं, और बंदर को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, दूसरा हम लोग ये देखते हैं कि जहाँ ये देखिए ये जो आधा वर्ण है ये हमेशा इस पहले वाले वर्ण के ऊपर आता है, इसको हम लोग यहाँ नहीं लगा सकते, इसको हम लोग यहाँ लगाएंगे। ओके, तो ये हमारा पहला नियम होता है कि हम लोग इस न को बिंदु बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो इसको हम लोग बिंदु बना सकते हैं क्योंकि ये न के बाद इसी की लाइन का कोई दूसरा वर्ण आया। अब उसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था कि पंप, ठीक है, ये पंप है, तो पंप में हम लोग करके चलते हैं, म जो है वो है हमारा पंचम वर्ण, तो इसमें हम लोग देखते हैं प, फ, ब, भ
और म। ठीक है, ये हमारी प वर्ग हो जाता है। अब यहाँ जो है पांचवा वर्ण हमारा है यहाँ म। ठीक है, तो म के बाद उसी की लाइन का कोई अन्य वर्ण आया है, वो क्या आया है, प। तो यानी पंचम वर्ण के बाद उसी की लाइन का जब कोई दूसरा वर्ग आता है तो वो बिंदु बन सकता है। अब बिंदु बन सकता है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमारा था पहला नियम, ये वाला। ठीक है, ये नियम। उसके बाद आता है हमारा, यदि एक ही पंचम वर्ण एक साथ दो बार आए तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जा सकता। अब इस नियम को देखिए आप लोग, ग वाले को। अब इसमें दिया है कि यदि एक साथ पंचम वर्ण, अब मान लो हम लोगों ने शब्द लिखा सम्मान। ठीक है, ये हमारा शब्द हुआ सम्मान। अब सम्मान में पंचम वर्ण के बाद, ठीक है, पंचम वर्ण यानी पंचम वर्ण कौन सा हुआ, ये म। पंचम वर्ण दो बार आता है, एक बार यहाँ आया और एक बार आया यहाँ। अगर एक साथ पंचम वर्ण दो बार आए तो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा, यानी सम्मान को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते। ये सम्मान ऐसे हुआ तो ये गलत है। सम्मान को हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, कारण क्योंकि ये पंचम वर्ण एक साथ दो बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं अन्य, क्या हम इसे ऐसे लगा सकते हैं, नहीं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, कारण क्योंकि ये जो न यानी पंचम वर्ण है, इसके बाद वही पंचम वर्ण दोबारा से आया है, तो इसलिए यहाँ बिंदु का प्रयोग नहीं हो सकता, अनुस्वार का प्रयोग नहीं होगा यहाँ। ये हमारा दूसरा नियम। उसके बाद आता है हमारा तीसरा नियम। तीसरे नियम में होता है ये वाला, यदि पंचम वर्ण के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आए तो पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। इसका आप ये देखिए कि अगर मान लो यहाँ शब्द पंचम वर्ण, अगर मैंने कहा मान लो हम लोगों ने जन्म शब्द लिखा, ठीक है, ये हमारा हुआ पंचम वर्ण। उसके बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आता है, अन्य वर्ग कौन सा है, ये वाला न जो है वो कौन सी लाइन का है, त वर्ग का है, त थ द ध न। और फिर प वर्ग म जो है वो है प वर्ग का, प फ ब भ म। तो ये अलग लाइन का है और ये अलग लाइन का है। तो पंचम वर्ण के बाद किसी अन्य वर्ग का कोई वर्ण आता है तो वहां बिंदु नहीं बन सकता। ओके, जन्म को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते, अगर ऐसे लिखा तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये हमारा हो जाता है फिर ये वाला तीसरा नियम। फिर आता है हमारे पास चौथा नियम, यदि किसी वर्ण को बोलते समय हवा नाक, मुंह और नाक दोनों से एक साथ बाहर निकले तो वहाँ ऊपर क्या होगा, अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग होगा। जैसे मैंने आपको बताया हंस, दांत, तो इनमें क्या है, इनमें अनुनासिक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। फिर हमारा नियम आता है लास्ट, इसमें यदि किसी वर्ण को बोलते समय हवा मुंह और नाक दोनों से एक साथ निकले लेकिन उस वर्ण की शिरोरेखा के ऊपर कोई मात्रा हो तो वहाँ अनुस्वार का प्रयोग नहीं किया जाता। अब इसमें देखिए हम लोगों का मान लो हम लोगों ने शब्द लिखा पहेलियाँ, ये हम लोगों ने लिखा पहेलियाँ। ठीक है, हवा पहेलियाँ जब हम लोग बोलते हैं तो हवा निकली मुंह और नाक दोनों से, इसलिए हमने इसके नीचे लगाया, ये ऊपर लगाया चंद्र बिंदु। ठीक है, अगर हम लोग लिखते हैं पहेलियों, ठीक है, ये हमने लिखा पहेलियों, तो अगर हम लोगों ने पहेलियाँ बोला या पहेलियों बोला, आवाज वही आ रही है मुंह और नाक दोनों से। ठीक है, यहाँ पर भी पहेलियाँ में भी और पहेलियों में भी
मुंह और नाक दोनों से एक साथ आ रही है, लेकिन इसके ऊपर हम लोग अगर चंद्र बिंदु ऐसे नहीं लगा सकते। आपने कभी नहीं देखा होगा कि यहाँ पर मात्रा है और मात्रा के बाद ऐसे चंद्र बिंदु आया है, नहीं, ये गलत हो जाएगा। अब नियम के अनुसार क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि पहेली यहाँ पर भी तो हम लोगों ने चंद्र बिंदु लगाया है, फिर यहाँ क्यों नहीं। अब यहाँ हम लोगों ने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि ये शिरोरेखा के ऊपर मात्रा आई है। अब यहाँ मात्रा नहीं है, मात्रा नहीं है तो हम लोग चंद्र बिंदु लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ अगर मात्रा है तो हम लोग अनुस्वार का प्रयोग करेंगे, ना कि हम लोग अनुनासिक का। यानी अगर हम लोगों को पहेलियों लिखना है तो हम लोग यहाँ पर बिंदु लगाएंगे, ये वाले स्थान पर। ठीक है, हम लोग यहाँ पर बिंदु का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ये हमारा हो जाता है बेटा इसका लास्ट वाला, यानी 5वां नियम कि यदि किसी वर्ण को बोलते समय हवा मुंह और नाक दोनों से निकलती है, लेकिन उसके एक साथ बाहर निकलती है, लेकिन उसकी शिरोरेखा के ऊपर कौन सी मात्रा होती है, यानी शिरोरेखा के ऊपर अगर मात्रा है तो हम लोग उस शब्द पर अनुस्वार लगाते हैं, अनुनासिक नहीं लगाते। यानी वहाँ हम लोग फिर बिंदु का प्रयोग कर सकते हैं, चंद्र बिंदु का नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हमारा हुआ लास्ट नियम। अब उसके बाद हमारा आता है बेटा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो अभी हम लोग देखते हैं।